नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए कि क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का खेल समाप्त है? इट्स अ फुल स्टॉप कि अर्धविराम है, कि पूर्ण विराम है, कि सेमीकोलन है, कि डैश है? क्या बीजेपी अब अगले 100 साल तक जैसा मोदी जी और अमित शाह साहब क्लेम करते हैं, को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा? और बीजेपी मतलब एनडीए, एनडीए में अब सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी है, एनडीए तो ऐसा बहुत कुछ रह नहीं गया है। और एक एक नया टर्म कल हुआ कि नानी का क्या रोल होगा? नानी मतलब नायडू साहब और नीतीश कुमार। तो एक नया टर्म मुझे भी हुआ, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, नानी। खैर, मैं जैसे अब आने वाले समय में मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, उसको कहते हैं एक आप कभी-कभी रिकैलिब्रेट करते हैं। आप किसी उसको समय, टेम्परेचर, बाहरी जो भी दबाव हैं, जो बाहरी जो भी पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से आप अपने को रिकैलिब्रेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द टाइम जब इंडिया गठबंधन को अपने को रिकैलिब्रेट करना है और वो रिकैलिब्रेट हो भी रहा है, क्योंकि 2 चुनाव बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। एक है महाराष्ट्र और एक है झारखंड। एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो गई है, महाराष्ट्र में 288 सीट, झारखंड में 81 सीट। अब एक चीज़ बहुत स्पष्ट दिखाई दे गई है कि कांग्रेस का के पास राहुल गांधी है, मतलब एक सबसे बड़ा इस समय देश का सबसे बड़ा एक एसेट जिसको जिसके नाम पे लोगों को लगता है कि नहीं ये जेन्युइन है, ही इज फोर्थराइट, लोगों के साथ कनेक्ट है। लेकिन जब संगठन की बात आती है या चुनावी स्ट्रैटेजी की बात आती है, तो वहां पे वो उस तरह का परफॉर्मेंस उसका नहीं हो पाता है जैसा लोग उम्मीद करते हैं। और इसका ताजा उदाहरण हरियाणा था। हरियाणा वाज अ मतलब जितना भी लोग कहें आज की तारीख में तो हम सब लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कारण बता रहे हैं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को हारने के कोई कारण नहीं थे। लेकिन अगर हारी है, तो अब हम लोग सब लोग कह रहे हैं कि जाट हो गया, कंसोलिडेट वो हो गया। लेकिन ये सब तो पोस्ट पोल एनालिसिस है। प्री पोल में इस तरह की कोई बात नहीं थी। और एक चीज़ से समझ में आती है कि कांग्रेस अपने जिसको कहते हैं ना गियर चेंज करने की बात या स्मूथ रहे, कांग्रेस के ये पास ये एक समस्या है। क्योंकि कांग्रेस में भी क्या है कि कांग्रेस के बहुत से इंजन हैं, कोई नए हैं, कोई पुराने हैं, कोई इसलिए चल रहे हैं कि भाई पुराना इंजन है उसको कैसे हटाएं, वो सारी समस्याएं हैं। लेकिन जब हम महाराष्ट्र और झारखंड की बात करते हैं तो दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है इंडिया गठबंधन। पहली चीज, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट नहीं है दोनों स्थानों पे। दूसरी चीज, दोनों जगह पे कांग्रेस की कांग्रेस पार्टी इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया पार्टी है, सब कुछ है। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप में ये इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है। इलेक्शन लड़ा जा रहा है रीजनल पार्टीज के लीडरशिप में। महाराष्ट्र में लीडर कौन होगा, इस पूरे उसको नेतृत्व कौन करेगा, वो स्पष्ट है। उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। और वो स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे ही इस चुनाव को विधानसभा में लीड करेंगे। उसी तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन साहब इस चुनाव को लीड करेंगे। महाराष्ट्र में एक समय ऐसा था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की ज्यादा सीट आ जाती या कांग्रेस सरकार बना लेती, तो बिल्कुल तय बात है कि कांग्रेस वहां पे जब चूंकि एमपी लोकसभा इलेक्शन में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ज्यादा एमपीज लेके आई है, तो उसके बाद में थोड़ा आता कि मुझे इस 288 में मेरा थोड़ा शेयर बढ़ जाए, मतलब 5-10 सीटें ज्यादा चाहती। इस चुनाव से क्या हुआ है कि कांग्रेस की वो बार्गेनिंग पावर खत्म है। और कांग्रेस को भी ये रियलाइजेशन है कि इस समय कांग्रेस के अपने सर्वाइवल के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए ये आवश्यक है कि महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन वो एनडीए के सामने खड़े होकर यूनाइटेडली जीते। उनकी अगर 10 सीटें भी कम होती हैं, 5 सीटें भी कम मतलब अगर उनको इलेक्शन में जो पोल पैक्ट होगा, आप इतनी सीट लड़िए, आप इतनी सीट लड़िए, जो अ, सीटों का बँटवारा होगा उसमें कांग्रेस की वो स्थिति नहीं रहेगी जो अगर वो हरियाणा हारे। इसमें कोई ये तो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ग्राउंड पे अगर ये बात है तब ऐसा होगा। आज अगर आप एनडीए के सामने देख लीजिए तो जो शिंदे ग्रुप है शिवसेना वाला, उसकी हैसियत ज़्यादा है। अ, अजीत पवार वाला एनसीपी की हैसियत नहीं है। वो उस बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं, वो जो भी कहते रहें। क्योंकि उनका लोकसभा में परफॉर्मेंस बहुत खराब था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़, इंडिया गठबंधन हैज़ अ वेरी क्लियर कट लीडरशिप, नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र में एक थोड़ा
एज ये भी है कि उनके पास स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में, जैसे अब हरियाणा में कौन स्ट्रैटेजिस्ट थे? दीपक बावरिया। दीपक बावरिया का आपने नाम कभी सुना है? क्या चुनाव के कोई विशेषज्ञ रहे हैं? देखिए, ये सारे लोग जो कांग्रेस का ठीक है, अपना कल्चर है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांग्रेस जैसे चाहे भई ये उसकी उसकी पार्टी है, उनका उनका इसमें ही दखल है, तो वी हैव नथिंग टू से। पर ये लोग जिनको चुनाव के प्रभारी बना के और चुनाव में कहीं स्क्रीनिंग कमिटी, ये लोगों का कोई इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन लड़ाना, मुझे ऐसा लगता है लोग कहेंगे नहीं, नहीं कोच क्या है वो क नहीं, कोच को ये पता रहता है कि बॉल कैसे स्विंग होती है, बॉल की रफ्तार क्या होती है। दीपक बावरिया और राजीव शुक्ला को क्या पता पावर पॉलिटिक्स का? किसी की कृपा पे आप यहाँ बने हुए हैं, जिस दिन वो कृपा खत्म हो जाएगी तो आप अपने बल पे आप आप सबको पता है कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपकी क्या स्थिति है। तो इसलिए महाराष्ट्र में एक बड़ी बात ये है कि वहाँ स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में कमान शरद पवार सँभाले हुए हैं। शरद पवार को वो सारे दाँव आते हैं। साम, दाम, दंड, भेद, ये सारे दाँव आते हैं। और थोड़ा एक पर्सनल बात ये भी है कि शरद पवार का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर में जो अजीत पवार साहब ने उनके साथ किया, और सिर्फ अजीत पवार ने अलग होने ही का काम नहीं किया। अजीत पवार जब सुप्रिया सूले के अगेंस्ट कैंडिडेट देते हैं और वहाँ घर का ही कैंडिडेट देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई थोड़ी शरद पवार के लिए पर्सनल भी हो गई है। इट इज़ समथिंग मोर देन अ पॉलिटिकल फाइट। तो शरद पवार स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में वहाँ पे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन, बिल्कुल लीडरशिप की कोई दिक्कत नहीं है। शिबू सोरेन साहब एक्टिव, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उनके पास इस तरह से एक ऐसा व्यक्ति है जो झारखंड को शायद सारे नेता इंक्लूडिंग से ज़्यादा समझता है, उसके लिए लड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक झारखंड में बीजेपी ने चंपई सोरेन को लाके जो कोशिश की थी कि हम कुछ ऐसा कर देंगे कि लोगों का एकदम से मन बदल जाएगा, वो वाला मामला भी अब उसकी उसका जो भी प्रभाव था चंपई सोरेन के जाने से, झारखंड मुक्त जेएमएम वीक होती, वो सब खत्म हो चुका है। झारखंड में एक चीज़ और अच्छी है कि झारखंड में 2019 के इलेक्शन से भी कौन लीड करेगा इसमें कहीं कोई वो नहीं है। हेमंत सोरेन एज़ अ लीडर एंड हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा एज़ अ पार्टी, वहाँ पे सीट शेयरिंग बिल्कुल क्लियर थी। लोकसभा में कांग्रेस ज़्यादा लड़ेगी, विधानसभा में जेएमएम ज़्यादा लड़ेगी, और वहाँ का गठबंधन भी इंटैक्ट है। ये भी ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र हो और चाहे झारखंड हो, दोनों जगह के गठबंधन पिछले 5-5 साल से इंटैक्ट हैं, उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अगर वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, मेरे हिसाब से इस बार उसमें सीपीएम का भी सीपीआई-एमएल का भी एक दखल-अंदाज़ी होगी और उसको उनको भी एक कोई शेयर मिलेगा। सीपीआई-एमएल का कोई ऐसा नहीं कि उनको 81 सीट में से 80 सीट चाहिए। उनका 1-2 का भी अगर आप सीट दे रहे हैं, तो सीपीआई-एमएल संगठन के रूप में एक एक बड़े रोल अदा कर सकता है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी जो गठबंधन है, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार, वो पिछले 5 साल से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। और जब खराब दिनों में लोग साथ चल सकते हैं, तो अच्छे दिनों की इतनी अभी दिक्कत नहीं होती। महाराष्ट्र में एक बात और कहते हैं, महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, महाराष्ट्र में झगड़ा ज़्यादा है एनडीए में। अब मैं बताता हूँ क्यों? आप देखिए वहाँ एनसीपी, अजीत पवार साहब, उनको उन्हीं के मतलब उन्हीं के गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भई इनका क्या है, इनको बाहर जाइए। आपस में बिल्कुल भी एकता नहीं है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा मुझे एक चीज़ लगती है कि महाराष्ट्र का एक एडवांटेज और है, जैसे ये पोस्ट पोल एनालिसिस में हरियाणा में हुआ, अब सबको समझ में आया कि भाई 36 बिरादरी में जाट बिरादरी एक तरफ थी और 35 बिरादरी एक तरफ थी। ये अब पोस्ट पोल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक एडवांटेज ये है, और झारखंड में भी, दोनों जगह, कि जो पार्टीज़ ये हैं, जो जो गठबंधन है, वो समाज के सारे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहा है। मतलब अगर मराठास हैं, तो नॉन मराठास भी हैं, दलित हैं, तो मतलब वो समाज का ये नहीं है कि इनको नहीं लाएँगे, इनको लाएँगे। और महाराष्ट्र में अगर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता
उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वोट देने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतता है, तो वहाँ में जो स्पेक्ट्रम है, जो रीच है इस गठबंधन की, वो मेरे हिसाब से एनडीए के मुकाबले ज़्यादा है। ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हैं, ज़्यादा लोगों को लगता है। दूसरा, झारखंड में भी जब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की बात और सीपीआई-एमएल की बात करते हैं, तो इनकी रीच ज़्यादा है। वोट में कितना कन्वर्ट होगा तो ये तो इलेक्शन ही बताएँगे, लेकिन इनकी रीच ज़्यादा है। अब ज़रा एक मुख्य बात पे आ जाएँ कि राहुल गांधी का रोल और स्टेट लीडरशिप का रोल। राहुल गांधी आज एक जो वैचारिक नेतृत्व है और जो एक जिसको कहते हैं अगर इलेक्शन के उसमें नैरेटिव सेट करने के लिए, हवा बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए तो राहुल गांधी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन अब उस उन लोगों को जहां तक लोग जो सुनने आए, उनको मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए एक जो व्हीकल जिस जिस गाड़ी की जरूरत होती है, वो व्हीकल जो रीजनल पार्टीज हैं वो बखूबी बढ़िया व्हीकल के साथ तैयार है वहां। तो दोनों का रोल बिल्कुल क्लियर है और उसका एक हमने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में देखा। उत्तर प्रदेश में 17 सीट पे कांग्रेस लड़ रही थी, 63 सीट पे 62 सीट पे समाजवादी पार्टी और 1 सीट उन्होंने 1 सीट उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को दी थी। लेकिन वहां पे कहीं ये नहीं हो रहा था, तो संगठन के रूप में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत था। कांग्रेस उसमें ऐड ऑन कर रही थी, तो दोनों मिलके उसमें एक 1 प्लस 1 2 नहीं 11 कर रहे थे। कमोबेश वैसी स्थिति मुझे महाराष्ट्र और झारखंड में लगती है। ये भी तय है कि आज की तारीख में जो 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद मोदी जी थोड़ा पिछड़ गए थे और मोदी जी के लीडरशिप भी को भी चैलेंज होने लगा था। वो चैलेंज फिलहाल के लिए रुक गया। वो अलग बात है कि अभी भी लोकसभा में उनकी समस्याएं रहेंगी, क्योंकि वो 240 सीट तो 240 ही रहेंगी। वो मैजिक फिगर तो नहीं पहुंचे, 273 तो नहीं पहुंचा है। तो वो जो 33-34 सीट का फासला है, वो तो ब्रिज नहीं हुआ है। लेकिन मोदी जी की लीडरशिप पे कम से कम पार्टी के अंदर और जो ओवरऑल वो था, वो लोगों में अभी विराम लगा है। दूसरा मुझे ये लगता है कि जब महाराष्ट्र और झारखंड में एक अच्छी बात ये है कि ये इलेक्शन फिर सेट कर देंगे कि आगे हर इलेक्शन, बिल्कुल हरियाणा इलेक्शन अगर जीत जाते तो आज अपस्विंग रहती, फिर ये रहता कि महाराष्ट्र में तो कोई इलेक्शन है ही नहीं, बहुत आराम से इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन आराम नहीं है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है और ये दोनों जगह इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों जगह के थोड़ा जीवन मरण का प्रश्न है। देखिए वहां पे भी एक चीज याद करिए, जम्मू कश्मीर की थोड़ी बात कर लें। जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया और कांग्रेस साथ नहीं होती, कांग्रेस को 6 ही सीट आई हैं। कांग्रेस का बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है। पिछले इलेक्शन से खराब रहा है। 2014 में जो आखिरी विधानसभा इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस की 12 सीटें थी, आधी हो गई हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो इंडिया गठबंधन को वहां मिला था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अकेले लड़ती तो मुझे नहीं लगता है कि वो वहां जो फिगर पहुंची वहां तक की वो फिगर पहुंच पाती। दूसरा मुझे यह है कि इंडिया गठबंधन में इस समय शायद सबको समझ में आ रहा है कि इट इज अ फाइट फॉर सर्वाइवल। ये कोई ये नहीं कि एक और स्टेट आ जाए। उद्धव ठाकरे अगर महाराष्ट्र खो देते हैं तो उनके पास और कुछ नहीं है। शरद पवार अगर महाराष्ट्र खो देते हैं तो उनके पास और कुछ नहीं है। हेमंत सोरेन अगर झारखंड खो देते हैं तो उनके पास और कुछ नहीं है। ये कुछ उसी तरह से है जैसे अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश खो दें तो अखिलेश यादव की के पास कुछ नहीं है। ममता बनर्जी अगर बंगाल खो दें उनके पास कुछ नहीं है। स्टालिन अगर तमिलनाडु खो दें तो उनके पास कुछ नहीं है। ये बातें मैं नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पे इनका सब कुछ स्टेक्स पे है। यहाँ पे एक लंबा इनके पास अनुभव है और जिसको कहते हैं ना, इट इज़ अ फाइट फॉर सर्वाइवल। तो मुझे मेरी जो समझ है उसके अनुसार महाराष्ट्र और झारखंड, लोगों को लगेगा कि आप तो हरदम वही बात करते हैं, लेकिन स्टिल महाराष्ट्र एंड झारखंड मेरे हिसाब से एडवांटेज इंडिया गठबंधन। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन जैसा कई जगह हारने का भी उसका अपना रिकॉर्ड रहा है, अगर उस तरह का परफॉर्मेंस किया, हार निश्चित है। लेकिन ऐसा लगता है ओवरऑल कि लोकल लीडरशिप के साथ मिलके कांग्रेस एक अच्छा वो देगी। कांग्रेस को कम सीट लेनी भी चाहिए, क्योंकि इस समय कांग्रेस की कोई मॉरलिटी नहीं है कि वो
आपने वो कहा है कि मैं लीडिंग पार्टनर होऊँगा या मेरे नेतृत्व में, दोनों जगह कांग्रेस को रीजनल लीडरशिप के नेतृत्व में ही इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद।